सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो के सीरीज में लेकर आए हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो साइंस का जितने भी क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में कराने वाली, ये करीबन 5 साल से लगातार सभी एग्जामों में पूछे जा रहा है और इस साइंस के हम इस वीडियो में वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए, आज मदर्स डे है तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। इसी उम्मीद के साथ हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि सेस्टेरीन है। सेस्टेरीन है बुढ़ापा रोकने वाली औषधि क्या है? सेस्टेरीन है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर सवाल कहता है कि किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो किस ग्रंथि के लुप्त होने से शरीर में बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के विलुप्त होने से बुढ़ापा आता है। जैसे जैसे आदमी का उम्र बीतते जाता है, वृद्धावस्था में थाइमस ग्रंथि लुप्त होते चला जाता है। थर्ड नंबर हमारा सवाल कहता है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी है? तो वो ब्रोमीन है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी है? ब्रोमीन है। और जो ब्रोमीन है ये अधातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कौन? ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फोर्थ नंबर सवाल कहता है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास किसे कहा जाता है? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वाटर ग्लास। तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। हमारा पांचवा नंबर सवाल कहता है कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण से जो भी व्यक्ति शिकार होता है उसमें प्रोटीन की भारी कमी होती है। जिस भी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होती है वो कुपोषण का शिकार होता है। और प्रोटीन का खोज बर्जीलिनियस किया था। कौन किया था प्रोटीन की खोज? बर्जीलिनियस किया था। चलिए, और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। चलिए हमारा आगे क्वेश्चन 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर का आता है क्वेश्चन कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर किया। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर किया था। और 7 नंबर हमारा सवाल कहता है कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो कोबाल्ट 60 का यूज जो है कैंसर की बीमारी को उपकरण के रूप में यूज करते हैं। किसका? कोबाल्ट 60 का। और कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? तो गामा किरण करती है। और गामा किरण का जो भेदन क्षमता है ये अधिक होता है। भेदने की क्षमता क्या है? अधिक होता है। किसका? गामा किरण का। कोबाल्ट 60 जो है किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट 60 विटामिन B12 में पाया जाता है। कौन? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते थे? कैंसर की बीमारी के उपचार के लिए हम लोग करते हैं कोबाल्ट 60 का प्रयोग। चलिए हमारा 8 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो इसका एक ट्रिक है, ईट पर नाच। अब देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन। प से प्रोटॉन और प्रोटॉन का खोज किया है र से रदरफोर्ड। और न से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज किया है कौन? च से चैडविक। तो आप ईट पर नाच ट्रिक से याद कर सकते हैं। ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉमसन। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन का खोज करता है रदरफोर्ड। इन न से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक, तो न्यूट्रॉन के खोज करता चैडविक। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? 1836 गुना अधिक होता है। 9 नंबर हमारा सवाल कहता है कि एक दिन का मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? यानी एक दिन में जो मनुष्य है लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो करीबन 1.5 लीटर करता है। और मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसके वजह से होता है? तो यूकैरोटीन के टूटने की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। मूत्र का गमकना, जो गंध जो धमक देता है वो किसकी वजह से देता है? गंदा गमक, तो वो देता है किसकी वजह से? तो यूरिया की मात्रा अधिक होने की वजह से देता है।
चलिए 10 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर न्यूटन किया था। तरंग सिद्धांत कौन किया? सर न्यूटन। और ये वेव थ्योरी था, ये लाइट का वेव थ्योरी किसने बताया? न्यूटन बोला। 11 नंबर सवाल कहता है कि ध्वनि का तीव्रता का एसआई सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की जो तीव्रता है यानी साउंड इंटेंसिटी जो है, इसको हम लोग सीजीएस मात्रक में किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं साउंड को हम लोग। चलिए आगे सवालों की हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल कहता है 12 नंबर की कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्र को, सर केंद्र के जो है ना बीच में रह के सभी को कोची कर रहा? कंट्रोल कर रहा। केंद्र का काम है सभी सेट, सब जो कोशिका के अंदर जो भी है, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर, ये सब जितना है ना, इस सब को कंट्रोल करके रखता है कौन? केंद्रक। बोलता है सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। जो सही से नहीं काम करता है उसको लाइसोसोम के पास भेज देता है, लाइसोसोम फट जाता है, तो इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। 13 नंबर सवाल कहता है कि टिटेनस रोग, जिसको क्या कहते हैं? टिटेनस रोग को धनुष्ठंकार रोग भी कहते हैं, ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जिसको टिटेनस रोग हो गया उस शरीर के तंत्रिका तंत्र के चौपट कर देगा, और तंत्रिका तंत्र जैसी चौपट हुआ तो उसका ब्रेन पूरा तरीका से डैमेज हो जाएगा, और ब्रेन डैमेज हुआ तो पगला बन जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र डैमेज हुआ मतलब कि पगला बना, मतलब कि पगला बना मतलब कि टिटेनस रोग धर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए का हमारा 14 नंबर सवाल कहता है कि स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? तो स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। बर्ड फ्लू वायरस का नाम H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर सवाल कहता है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। हमारा 17 नंबर सवाल कहता है कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और टमाटर के सॉस में एसेटिक अम्ल, दोनों अलग अलग सवाल है, गौर कीजिएगा। टमाटर में पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। लेकिन टमाटर के जब पीस के सॉस बना दीजिएगा तो उसमें एसेटिक अम्ल पाया जाएगा। और एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसेटिक अम्ल। और नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18 नंबर सवाल कहता है क्या कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते क्रोपोलीफस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते? क्रोपोफिलस। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, जो मच्छर भगाने के लिए जो नगर निगम के द्वारा जो चलाया जाता है उसमें कौन सा रसायन का छिड़काव होता है? तो एलिथ्रीन नामक रसायन का छिड़काव होता है। चलिए आगे प्रश्नों की हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा 20 नंबर सवाल कहता है कि ब्राइडस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तब ब्राइडस रोग जो है किडनी को प्रभावित करता है। किडनी खराब हुआ तो आपके अंदर जो फिल्ट्रेशन क्षमता, कैसे आरओ का काम कुछ है, पानी को छान कर देना, उसी तरह किडनी के नाम है कि हमारे शरीर में जो भी गंदा पदार्थ है उसको साफ करके मूत्र के द्वारा बाहर निकालना। इसका काम किसका? किडनी का। जब किडनी चौपट हुआ तो फिल्ट्रेशन के काम यानी शरीर के अंदर का साफ सफाई के काम कौन करेगा? तो इसीलिए इसका ब्राइटस रोग किसको प्रभावित करेगा? किडनी का। किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। किडनी का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो 1971 में लागू हुआ था। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? इसका कहने का मतलब है ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहने का मतलब है कि अगर भारत में कोई चीज को केजी में नापा जा रहा है तो इंग्लैंड में पाउंड में नहीं नापा जाएगा, उसको भी केजीए में नापल जाएगा। ये कब लागू हुआ था? तो 1971 में लागू हुआ था। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल का था कि पौधों में वृद्धि मापने वाले यंत्र को कौची कहते हैं? जो पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है इसको वृद्धि को कौन यंत्र मापता है? तो क्रिसोग्राफ मापता है। अब भूकंप आ गया तो भूकंप के कौन मापेगा? तो सिस्मोग्राफ नापेगा। स्केल पूछ देगा तो रिक्टर स्केल। क्रिस्मोग्राफ का आविष्कार कौन किया था? तो जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस किए थे। क्रिसोग्राफ का आविष्कार कौन किए थे? तो जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस किए थे। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
आगे हमारा 24 नंबर सवाल कहता है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तब पाउली किया था। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26 नंबर सवाल कहता है कि जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची को। जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्डो दा विंची को माना जाता है। जीव विकास के सबसे पहले किसने समझाया? तो देखिए, जीव विकास के बारे में सबसे पहले समझाया था लैमार्क। कौन समझाया था? लैमार्क। द्विपद्धति नाम का सिद्धांत कौन दिया? लैमार्क। स्टील को कठोरता को प्रदान करने के लिए कौची मिलाया जाता है? स्टील जो इतना ठोस है, इतना मजबूत होता है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए स्टील में कौची मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। तो स्टील जो है क्रोमियम का मिश्रण होता है। स्टील ऐसी मजबूत नहीं होता है। स्टील में कठोरता लाने के लिए, उसकी मजबूतता को बनाए रखने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो अर्घ है। मत भूलिएगा, कर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ है। रक्त के थक्का जमाने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की। रक्त को ब्लड यानी ब्लड क्लॉटिंग को जमाने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की। आपसे पूछ देगा कि रक्त जमाने में किस विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। उसके आगे का सवाल बोलता है क्या कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है जी। तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र को स्मिफेगनो मैनोमीटर बोलते हैं और ये 120/80 होता है। जेकर बीपी 80 से लेकर 120 के बीच में हो तो ठीक है। जेकर कम और लो हुआ उसका बीपी हाई और बीपी कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर, और एचपी मतलब कि हाइपर टेंशन हुआ। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब को मापा गया था? तो घोड़ा में सबसे पहले रक्त दाब को मापा गया था। चलिए आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा सवाल कहता है कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और पित्त का काम कुछ होता है? तो वसा को तोड़ना। हमारे शरीर में वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त। और पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। और कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई गई? अग्नाशय में पाई गई। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता था? अग्नाशयीय रस निकलता है, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। और यही जब वृद्धा अवस्था में इंसुलिन हार्मोन कम निकलना शुरू होता है तो चिनिया रोग, डायबिटीज रोग और मधुमेह रोग शिकार होता है, जिसके लिए इसका इलाज के लिए ठीक नहीं होता है बीमारी, इसको कंट्रोल में रखने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर का आता है कि प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैडम क्यूरी। प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी में भी और रसायन में भी दोनों में नोबेल पुरस्कार लेकर बैठी है वो है मैडम क्यूरी। और आज का क्वेश्चन 35 सवालों से समाप्त होता है। बहुत ही कम समय में हमने वन शॉट इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को देख लिया। ये सभी क्वेश्चन 5 साल से लगातार सभी एग्जामों में पूछ रहा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ट्रिक और इस वीडियो को पसंद आता है तो एक कमेंट अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के अगर सीरीज आप चाहते हैं तो मिलेंगे इसी तरह के सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।